नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। और न्यूज ब्रीफ के साथ इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा नेता मुश्ताक बुखारी को उनके पैतृक गांव में सुपुर्द खाक किया गया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक और स्थानीय लोग उनके नमाजे जनाजा में शामिल हुए और नम आंखों को दिवंगत नेता को अंतिम विदाई दी। मुश्ताक बुखारी की आखिरी रसूमती में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इनके समर्थकों के मुताबिक पहाड़ी समुदाय को उनके अधिकारी दिलवाने में सईद मुश्ताक बुखारी की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी मूवमेंट का वो हिस्सा रहे और उनके प्रयासों के चलते आज पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा हासिल हुआ। मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब ने इस दुनिया फानी को अलविदा कह दिया। मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब एक बहुत बड़े सियासी कद्दावर शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, यतीमों और बेसहारा लोगों की खिदमत में पूरी जिंदगी गुजर बसर की। उन्होंने हमेशा खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम किया। वो गरीबों के, मस्कीनों और ज़ईफों के मसीहा थे। वो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हाल ही में इलेक्शन लड़े, जिस इलेक्शन का भी रिजल्ट भी आना बाकी है। वो एक बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत के मालिक थे। उनके इस दुनिया फानी को अलविदा कहने से पूरे रियासत जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और बिलखुसूसन रजौरी पुंछ की आवाम को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। सैयद मुश्ताक बुखारी साहब भले ही आज हमारे बीच में ना रहे हों, लेकिन हमारी यादों में, हमारी सांसों में और हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बुखारी साहब एक शख्सियत थी और जिनका लाश जो है वो हम में से कोई कवर नहीं कर सकता। इस वजह से कि चूँकि पहाड़ी मूवमेंट में भी मैं तो ये भी कहूँगा कि एक वक्त था जिस वक्त स्टूडेंट लीडरशिप में भी इन्होंने ज़बरदस्त रोल दिया था। पुंछ में 71 में जब काजी साहब इलेक्शन लड़ते थे तो उसी वक्त उसके साथ साथ पहाड़ी मूवमेंट जब चली, करीमुल्लाह करीम साहब की क़यादत में हमीद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी होते थे। उसमें सुरनकोट से खुर्शीद मनाज साहब भी थे, बुखारी साहब भी थे और मिर्ज़ा रशीद साहब, ये बहुत सारे लोग थे हमारे जिन्होंने पहाड़ी मूवमेंट का आगाज़ किया। ये 71 की बात है। तो उसके बाद बदस्तूर हर मकाम पे इनका सिलसिला ये जारी रहा, अपने लोगों के लिए जदोजहद करते रहे। तो बिल आखिर इनकी काविश जितनी थी उसने रंग लाया। आज ऐसा स्टेज आया, वो फल खाने वाली बात है कि बस ऐसा स्टेज आया कि वो बार हुआ सारा सिलसिला, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिला और ये सारी देन इन्हीं लोगों की है। ये वो दिन है जब हिंदुस्तान को पूरे अंग्रेजों से आज़ादी दिला के गांधी जी ने जो है इसको तारीख को यहाँ से चले गए और उन्होंने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया, तमाम हिंदुस्तान की पब्लिक को इकट्ठा करके अपने मुल्क को आज़ादी दिलाई। तो हमारे कौम के लिए, हमारे लिए जो बुखारी साहब ने आज ये इंतखाब किया वो ये है कि इन्होंने पूरी कौम को तमाम इख्तलाफात, चाहे वो कोई राजपूत हो, गुज्जर हो, कश्मीरी हो, किसी भी कौम का हो, सबसे पहले तो ये उनके पीर थे, पीर तरीकत थे और इनके दादा जान वो थे जिन्होंने एक दीवार चलाई और हम लोगों को इनका रूहानी रिश्ता था। ये सियासत को अलबाला ताक रखते हुए हम इनके साथ अबाव अजदाद से मुंसलिक थे और ये हमारे पीर तरीकत थे जिनके अंदर किसी किस्म का कोई तासब नहीं था और इन्होंने अपनी कौम के लिए एक पूरी जंग लड़ी। ये हमारा मजहब भी हमें सिखाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कबीला हुआ करता था और अपने कबीले के लिए राय रास्त पर लाना, ईमानदारी की जंग लड़ना, उनके लिए ईमानदारी से काम करना, उनका हक उन्हें दिलाना, ये हर मोतबर शख्सियत का फर्ज है, जो फर्ज निभाते हुए हम सब पूरे हमारा
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर देशवासियों ने याद किया। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर जम्मू नगर निगम द्वारा छन्नी रामा में स्थित मुस्कान होम फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीवकॉम जम्मू रमेश कुमार और जम्मू नगर निगम के कमिश्नर देवांश यादव मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान डीवकॉम जम्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीवकॉम जम्मू ने राष्ट्रपिता के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का आह्वान किया। देखा जाए तो उन्होंने बड़ा ही अच्छे ढंग से उसको किया है। जो उनका सबसे कहा जाता सच्चे और अहिंसा के पथ पर चलते थे, उन्होंने किस तरीके के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विजय दिलाई और उसकी विजय के अंतर्गत भी उनका जो नॉन वायलेंस का जो था वो सब जगह रखा। उसके अलावा उन्होंने जो सबसे अच्छा मंत्र किया, जो कि इस समय पिछले 10 वर्षों से भारत में काफ़ी उपयोग तक चलाया गया, स्वच्छता ही सेवा था। उनका ये था कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, अच्छे ढंग से रहे और स्वच्छ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार आते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण में अच्छे ढंग से योगदान करता है। जो है इसमें स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, यानी कि इनके पास एबिलिटीज़ हैं बट वो नॉर्मल एबिलिटीज़ से अलग हैं। मानते हैं किसी चीज़ों में वो पीछे हैं बट बाकी चीज़ों में वो आगे हैं, जैसे आज डिविजनल कमिश्नर सर ने भी कहा। और गांधी जी की आज जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। गांधी जी के आइडियल्स पे काफ़ी बातें आज डिविजनल कमिश्नर सर ने अपनी स्पीच में बताई हैं, जिसको हम लोग इम्बाइब करने की और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पूरे शहर में 8 लोकेशंस पे क्लीनलीनेस ड्राइव अलग अलग NGOs और ग्रुप्स के साथ की है। सैनिटेशन तो डेली का काम है। आज के दिन इसका जो एक सिंबॉलिक महत्व इसीलिए और आ जाता है कि क्योंकि ये डेली का और रोज़ का काम है, तो हमको अपनी एनर्जी को लगातार इसमें देना है, एफर्ट्स को लगातार देना है, ताकि हम जम्मू को एक साफ़ और स्वच्छ शहर बना सकें। उसके साथ साथ अलग अलग एरियाज़ में प्लांटेशन एक्टिविटीज़ भी की गई है। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मैसिव लेवल पे ग्रीनिंग और प्लांटेशन की आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस द्वारा जम्मू में पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। महात्मा गांधी जी को आज की बरसी में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वहीं पे शास्त्री जी की जयंती को मनाने के लिए भी दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने जो भूमिका यहाँ पे निभाई है, उनको भी याद करते हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आज दोनों दिग्गज नेता थे और आर्किटेक्ट थे। मॉडर्न इंडिया को बनाने में भी इनका योगदान यहाँ पे रहा। महात्मा गांधी जी जिनको रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर से आया करती थी, लेकिन बदकिस्मती से आज की सत्ताधारी पार्टियों ने उस रियासत के 2 टुकड़े करके UTA 2 बना दी। लेकिन अभी तक भी स्टेटहुड की सिर्फ भाषणों तक मौजूद रखते हैं। स्टेटहुड हमारे अवाम को यहाँ पे सौंपी नहीं गई, हमसे गवर्नर का पोस्ट हमसे छीन ली गई है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं। और आज भी मैं समझता हूँ जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि हर तबके को साथ में लेके चलना। अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। तो वही गांधी ग्लोबल फैमिली J&K द्वारा ऐतिहासिक मुबारक मंडी के गांधी ग्लोबल फैमिली J&K अध्यक्ष दीवान आम में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें गांधी ग्लोबल फैमिली J&K के अध्यक्ष ID सोनी स्कूली छात्रों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। मैं गांधी ग्लोबल फैमिली J&K का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज का दिन बहुत महान दिन है भारतवर्ष के लिए। आज के दिन फादर ऑफ द नेशन श्री महात्मा गांधी जी
का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका भी आज ही जन्मदिन मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष। आज यहाँ पे दीवाने आम मुबारक मंडी में गांधी ग्लोबल फैमिली J&K की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अलग अलग स्कूलों के आए हुए बच्चे और टीचर साहिबान, अलग अलग NGOs के आए हुए इंस्टीट्यूशंस के हेड, उन सब ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। और आज के दिन अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए सब बच्चों को, सभी यहाँ उपस्थित लोगों को प्रेरित। इधर बिजनौर के में भी ग्रामीण हस्तकला वेलफेयर द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्था के सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का आह्वान भी किया गया। आज हम महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर हमारी जो संस्था है महिला ग्रामीण हस्तकला वेलफेयर सदन बिजनौर, इसके माध्यम से आज हमने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है। और आज के दिन हम इनका एक उत्सव मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में हमें सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया। और आज़ादी की लहर में, क्योंकि एक गर्म दाल था एक नरम दाल था, तो जो नरम दाल था उसको लीड महात्मा गांधी जी करते थे। तो इनकी कार्य प्रणाली से, इनकी सोच समझ से ये गर्म दाल वालों को भी साथ लेकर के चलते थे और नरम दाल के माध्यम से हमें आज़ादी मिली। तो हम सब, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब ये विदेश में गए तो इन्होंने जब देखा कि वहाँ के लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे, तो उसके मुकाबले जो हमारा भारतवर्ष था वो बिल्कुल नंगा था। तो उस वक्त उसने विदेशी कपड़े को भगाने के लिए स्वदेशी अपनाओ, उस वक्त उन्होंने एक नारा दिया था स्वदेशी कपड़े का। आज इसको लेकर के हमारे अपने प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी, मतलब आजकल वो खादी में एक आइडियल पर्सन बने हुए हैं और वो खादी का ही कपड़ा पहनते हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो उन्होंने चरखे को ढाल बनाया, क्योंकि हमारे पास ज़मीन तो थी, तो कपास के लिए बीज की जरूरत थी। तो कपास से बीज पैदा करने के बाद रुई खुद पैदा करके इन्होंने चरखे के माध्यम से धागा तैयार करवाया और कपड़ा बना करके लोगों को तन ढकने का काम किया, जिससे हम अपनी आबरू को ढक सके और अपने समाज को बचा सके। आज वही चरखा वो आगे चल कर के आज़ादी में एक बहुत बड़ा हथियार बना, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा तन तो ढका ही ढका, हमारी गरीबी भी घटी। और आज विदेश में हमारा जो हाथ का बना हुआ खादी का कपड़ा है उसकी इतनी डिमांड है कि भारतवर्ष पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि आजकल आधुनिक युग है, लोग मशीनीकरण की तरफ चले गए हैं। तो लेकिन जो लोग आज भी, जो डॉक्टर हैं, जैसे हार्ट का पेशेंट होता है उसको कहते हैं कि आप प्योर खादी के कपड़े पहनो, क्योंकि ये जो विदेशी कपड़े हैं इनमें कुछ ऐसा मटीरियल मिलाया जाता है कि जो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है और उसमें चर्म रोग होते हैं, बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। मैं आज के दिन जो हमारी युवा पीढ़ी है उनसे यही कहूँगा कि वो महात्मा गांधी के कहे हुए मार्ग के ऊपर चलें और सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाएं और नशे से दूर रहें। तो वहीं 68 नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ 4 अक्टूबर को गुजरात के महेसाणा में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जूडो की अंडर 14 की टीम जम्मू से गुजरात के लिए रवाना हुई है। गुजरात रवाना होने से पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर हमारे संवाददाता विकास ने टीम के कोच, मैनेजर और खिलाड़ियों से विशेष बातचीत की है। इस प्रतियोगिता को लेकर इनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और आपको बता दें कि स्पोर्ट्स में इस वक्त जो है हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे भी जो है काफी ज्यादा जो है हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो है जूडो के जो है वो इवेंट जो है वो होने वाला है गुजरात महेसाणा में, जो कि नेशनल स्कूल गेम्स जो है होने वाली है वहाँ पे। और यहाँ से जम्मू से भी बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होके वहाँ पे जो है नेशनल जो है वो खेलने जा रहे हैं। और हमारे साथ जो है कोच हैं, उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं तो क्या यहाँ पे जो है बच्चों को प्रोत्साहन मिला। नमस्कार। क्या कहेंगे कि स्कूल गेम्स जो होने जा रही है वो थोड़ा सा उस पर डिटेल में बताएं, कितने बच्चे हैं और कहाँ से बच्चे जो हैं यहाँ से जहाँ से सिलेक्ट होके जा रहे हैं। ये 68th स्कूल नेशनल गेम्स हैं जो गुजरात में हो रही हैं।
तो इसके लिए हमारे बच्चे रेडी हैं, तैयार हुए हैं, प्रैक्टिस की है इन्होंने, खूब अपने मेहनत मारी है मैट के ऊपर। अब देखते हैं वहाँ जाके ये क्या अपना करते हैं, अपना परफॉर्मेंस क्या दिखाते हैं। तो जैसे कि अभी एक बच्ची अभी खेलो इंडिया से आई है हमारी, ब्रॉन्ज लेके आई है वहाँ से, उसके लिए काफ़ी उम्मीदें हैं हमारी कि वो यहाँ पे गोल्ड निकालेगी। तो मैं बड़ा थैंक्स करता हूँ अपने डिपार्टमेंट का जो हमें यहाँ पे हमारे भेज रहे हैं, और हमारे मैनेजर साहब भी हैं यहाँ पे, और लेडी कोच भी हैं हमारे साथ, वो भी हमें डिपार्टमेंट प्रोवाइड किए हैं, और हम उनको पूरी टीम को अपने साथ लेके जा रहे हैं। कितने बच्चे जो है आपके यहाँ जम्मू कश्मीर से जो है सिलेक्टेड होके जहाँ से अभी हमारी क्या हुआ, यूटी लेवल जो हुई है हमारी, वो श्रीनगर में हुई थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की। तो कुछ बच्चे जो हैं रियासी से भी हैं, बिलावर से भी हैं, मतलब कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बच्चे हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। और इन सभी को हमने एक कैंप भी लगाया था यहाँ पे, तो उन्होंने अच्छी वहाँ पे दिया, अपना परफॉर्मेंस दी है। अब देखते हैं, अब टीम हमारी आज से रवाना हो रही है, और 4 तारीख से वहाँ से हमारे कंपटीशन शुरू है। ये है गुजरात मेहसाना में। खेलो इंडिया सेंटर से हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा हुआ है, उससे बात करते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने निकाला था खेलो इंडिया में ही, जो परफॉर्मेंस जो है उन्होंने दी है। अभी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा हसन है, मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ। खेलो इंडिया जूडो सेंटर गांधरबल, मेरे कोच का नाम राहिल सर है। तो उन्होंने हमें अच्छी से प्रैक्टिस करवाई है, और मैं थैंकफुल हूँ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की, जिन्होंने हमें खेलो इंडिया सेंटर्स प्रोवाइड किए, और हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ये सारा कुछ हमारी कोच की हार्डवर्क से हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। आज हम गुजरात खेलने जा रहे हैं, 68 नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि उधर से हमारा पूरा टीम जो है गोल्ड लेकर आएगा इंशाअल्लाह रहमान। स्कूल गेम्स जो होने जा रही है, 68 स्कूल गेम्स के ये बच्चे जो हैं अंडर 14 के, वहाँ पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के। बात करेंगे, मैनेजर साहब भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज जो है बच्चे स्कूल गेम्स जो है 68 होने जा रही है, तो वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे जम्मू कश्मीर से, क्या कहेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ने फुली कोऑपरेट बच्चों के साथ किया है, फ्री ऑफ कास्ट इनको मतलब ग्राउंड लेवल से लेके तो नेशनल लेवल तक पहुंचाया है। किसी बच्चे का कोई अपना खर्चा नहीं है, ये तमाम खर्चा जो है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स उठाता है, और बच्चे को एक बेस्ट प्लेटफार्म दे के, बेस्ट सिलेक्शन करके बच्चे को एक मैदान मिलता है अपना ही परफॉर्मेंस करने का। तो अब बच्चे पे डिपेंड है बच्चा कितना अच्छा काम करता है यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट की। आप इन बच्चों को पूछें कि कोई मतलब इनके घर से लेके नेशनल तक और नेशनल से लेके इनके घर तक जितना खर्चा, जितना एक्सपेंडिचर है, वो तमाम का तमाम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करता है। जम्मू में अलग लगा, कश्मीर में अलग लगा, क्योंकि ये दोनों डिवीजनों की टीमें मिक्स हैं। ये जब पहले जम्मू डिवीज़न का होता है, कश्मीर डिवीज़न का होता है, फिर इंटर डिवीज़न यूटी लेवल का होता है, तो उसमें से फिर ये बच्चे निकल के आते हैं। कैंप इनको अपनी मतलब डिवीज़न में ही लगाया जाता है। जी शुक्रिया जी। तो यहाँ पे आपने देखा जो कि स्कूल गेम्स होने जा रही है गुजरात के महवाल में, तो यहाँ अंडर 14 के ये सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे जाके जो है परफॉर्मेंस देंगे, और देखते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस लेके आते हैं बच्चे, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है दे रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके का यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो हमारे साथ देखते रहे विकास कुमार, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री सनातन धर्म सभा द्वारा गीता भवन जम्मू में दशहरे पर रावण और उसके भाइयों के पुतले बनाने का काम करवाया जा रहा है। 12 सितंबर से 40 से 45 कारीगरों की टीम इन पुतलों को बनाने में जुटी हुई है। कारीगरों के मुताबिक इस वर्ष इन पुतलों में कुछ बदलाव किए गए हैं जो लोगों को आकर्षित का केंद्र बनेंगे। कारीगरों का कहना है कि 12 अक्टूबर तक उनका कार्य जारी रहेगा और उनके द्वारा यहां बनाए गए पुतलों को श्रीनगर, राजौरी, गांधीनगर, विजयपुर सहित अन्य कई स्थानों पर भेजा जाएगा, जहां दशहरे के पर्व पर उनका दहन किया जाएगा। ये रावण के पुतले हम हर साल यहाँ पुतले बनाने के लिए आते हैं, और हमारे साथ 15-20 40-45 लड़के होते हैं। हर साल की तरह अब की बार भी हम यहाँ पे पुतले बनाने आए हैं। इस बार का खास रहेगा, सारा कुछ चेंज कर दिया। ये रावण के जो पीछे पुतले थे पिछली बार वैसे थे, अब चेंज कर दिए। क्या क्या चेंज हुआ? इसके ये होंठ बना दिए हैं, ये नाक बनाई है, ये आँखें बनाई हैं, ये सब चेंज कराना है इसमें। तो ना पहले और तरीके की थी, अब और तरीके की बनाई। डिज़ाइन चेंज कर दिया? हाँ, डिज़ाइन चेंज कर दिया इसका। अब क्या देखने को अच्छा मिलेगा, काफ़ी लोग देख के खुश होंगे। कब से आए हो यहाँ काम करने? हमें पिछले 12 तारीख से आए हुए हैं, और अगली 12 तारीख तक ये काम चलता है दशहरे का। कितने लोग आए हैं?
हमारे साथ 40-50 लड़के होते हैं, रात दिन काम करके इनको तैयार करते हैं, फिर इनको रंग पेंट करके दशहरे के लिए फील्ड में परेड में ले जाते हैं। अच्छा बात। ये पुतले जाएंगे जैसे रजौरी, पुंछ, बिसना, अखनूर और गांधीनगर, विजयपुर, सांबा, सारी सिटी में जाते हैं यहाँ से। हाँ, श्रीनगर के भी है इस बार श्रीनगर का भी। किसने दिया ऑर्डर? ऑर्डर तो पता नहीं, वही देते हैं, पार्टी वाले ही ऑर्डर देते हैं। हाँ, श्रीनगर मौका है, हाँ मौका मिला है श्रीनगर भेजने का। आगे बढ़ेंगे। आरसपुरा के गांव दबलैड़ में स्थित ओवरहेड वाटर टैंक की जर्जर हालत लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण 1975 में हुआ था और अब इसकी हालत जर्जर है। लोगों के मुताबिक ओवरहेड वाटर टैंक किसी भी समय किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इन लोगों का आरोप है कि वो कई बार ओवरहेड वाटर टैंक की खराब हालत को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी लिखित रूप में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक विभाग ने टैंक को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। लोगों ने प्रशासन से जल्द इस टैंक को ध्वस्त करने की मांग की है ताकि बड़े हादसे को होने से टाला जा सके। अस दबलैड़ के निवासी हाँ सर, ये जी टैंकी है ये सन 1975 च बनी ही। 1975 तो लिए 49 साल बनते हैं ये, 49 ईयर्स अगो। सर तुम इस टैंक की हालत देखो, लीकेज इन्नी ज़्यादा है और ये कन्ने के रियासी एरिया भी पौंदा है, प्राइमरी हैल्थ सेंटर भी है और दबलैड़ का मेन जो चौंक है वो भी है। लेकिन असें प्रशासन अगे यो ही अपील करने कि इस टैंकी की डिस्पोज किया जाए, क्योंकि हादसे आजकल बहुत हो रहे हैं कि अगर हादसा हो गया तो इसमें बहुत जान माल का नुकसान होगा। हमने PHE को 3-4 बार आगे भी लेटर लिखे हैं, लेकिन इसका कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया। फिर भी हम LG से PHE से दोबारा अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जाए, क्योंकि अभी नई टैंकी जो शुरू होने वाली है इसका तो मतलब ही नहीं बनता है। आप हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों? इधर जोड़िया के गांव मंडीवाला में लग रही PVC फैक्ट्री का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह फैक्ट्री ग्रामीणों और पंचायत को धोखे में रखकर रिहायशी इलाके में लगाई जा रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि तमाम NOC डेयरी के नाम पर ली गई हैं, जबकि डेयरी की आड़े में PVC फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा है। इन लोगों का आरोप है कि वो इस मामले को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। चाहे वेजिटेबल के रिसोर्सेज हैं। नमस्कार जी, जो आज की हमारी प्रेस वार्ता थी, ये हमारा गांव मंडी वाला है। इसके अंदर एक इलीगल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है जो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्री है PVC पाइप फैक्ट्री। एक बड़े ही चालाकी वाले तरीके से इस फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना के। पहले ऑनर ने बोला था कि यहाँ पे हम डेयरी फार्म लगा रहे हैं, 1 साल तक इस डेयरी फार्म का काम चला। उस डेयरी फार्म के आड़ में इन्होंने अपनी NOC लेना शुरू कर ली। उन्होंने NOC जो ली है वो PVC पाइप की फैक्ट्री की NOC ली है। NOC के बाद जब लोगों को पता चला कि ये जो फैक्ट्री खुल रही है ये PVC पाइप की फैक्ट्री है, तो लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद जब हमने सरपंच से बात की तो सरपंच ने हमको ये NOC दी है कि अब जो मैंने NOC दी हुई है वो एक डेयरी फार्म की दी हुई है। अगर मेरी ये NOC किसी PVC फैक्ट्री में कंसीडर होती है तो वो कैंसिल होगी। उसी तरीके से इन्होंने एक NOC ली थी अपने स्कूल से। स्कूल वालों ने भी हमको लिख के दिया कि ये चीज़ हमने जो दी है वो डेयरी फार्म के लिए दी हुई है। हमने जो DDC से भी मिले थे, उन्होंने भी हाईली ऑब्जेक्शन का ये डॉक्यूमेंट दिया था। हम तो यही अपील करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे LG साहब से कि आप इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर फैक्ट्री खुल रही है और सारा डिपार्टमेंट बिल्कुल हमारी सुन नहीं रहा है। चलिए, न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।